हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इंटीजर प्रोग्रामिंग। यूजीसी नेट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस के सिलेबस में जितनी भी यूनिट्स हैं उनके लेक्चर्स और नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेटेड रह सकें। यूनिट 1 के ऑलमोस्ट हम सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। ऑप्टिमाइजेशन में हमारे कोर्स में है ये टॉपिक्स। इनके लेक्चर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखते हैं इंटीजर प्रोग्रामिंग। देखो, हमने सबसे पहले ऑप्टिमाइजेशन में पढ़ा था लीनियर प्रोग्रामिंग और अब हम देख रहे हैं इंटीजर प्रोग्रामिंग। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली 3 टर्म्स हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इन दोनों के अंदर क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट्स जो है वो लीनियर रहते हैं, नॉन लीनियर नहीं हो सकते। ये जैसे मैक्सिमाइजेशन, ये एग्जाम्पल देखो, इसमें ये देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट्स लीनियर है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्ट्रेंट लीनियर है। इसके अंदर देखो, ये वाले एग्जाम्पल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर देखो एक्सपोनेंशियल भी आ गया, क्वाड्रेटिक भी आ गया, तो ये नॉन लीनियर है। यहाँ पे भी देखो नॉन लीनियर कंस्ट्रेंट्स हैं। तो ये फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया। और डिसीजन वेरिएबल्स, जैसे यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई डिसीजन वेरिएबल्स हैं, तो ये जो है नॉन नेगेटिव रहते हैं। तीनों के केस में नॉन नेगेटिव ही रहते हैं, लेकिन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ज़रूरी नहीं है कि वो इंटीजर्स हों। नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हैं, इंटीजर होंगे या डेसिमल भी हो सकते हैं। इन दोनों केसेस के अंदर इंटीजर होना ज़रूरी है। डिसीजन वेरिएबल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 भी रहते हैं और इंटीजर्स भी होते हैं। 3 टाइप्स की हैं इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। प्योर आईपीपी में क्या होता है कि जो डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं जितने भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, वो सारे के सारे जो हैं वो इंटीजर्स होंगे। मिक्स्ड आईपीपी में क्या है, एटलीस्ट एक डिसीजन वेरिएबल जो है वो इंटीजर होना चाहिए। सारे हो भी सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए डिसीजन वेरिएबल जो कि इंटीजर हो। 0-1 आईपीपी में क्या होता है, जो भी डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं वो या तो 0 होगा, उसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, तो वो 0-1 आईपीपी कहलाएगा। मेथड्स क्या रहते हैं इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के? वैसे तो काफ़ी सारे मेथड्स हैं। हम इस वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे गुमोरीज कटिंग प्लेन मेथड या फ्रैक्शनल कट मेथड भी बोलते हैं, और ब्रांच एंड बाउंड मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। गुमोरीज फ्रैक्शनल कट एल्गोरिथम की ये स्टेप्स हैं, हम इन्हें एग्जाम्पल से समझते हैं। एक मिक्स्ड आईपीपी का एग्जाम्पल लिया है हमने। ये मिक्स्ड आईपीपी क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर x1, x2 और x3 3 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, लेकिन हमें क्या बोल रहा है, x1 और x3 जो है उनका इंटीजर्स होना ज़रूरी है, x2 का ज़रूरी नहीं है। अगर तीनों के वेरिएबल्स का इंटीजर होना ज़रूरी होता तो ये प्योर आईपीपी होता, लेकिन यहाँ पे 2 ही वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल ऐसा है जिसका ज़रूरी नहीं है आईपीपी इंटीजर होना, दैट्स वाई ये मिक्स्ड आईपीपी का एग्जाम्पल है। तो हम देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। हमें इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना है। तो पहले हम इंटीजर कंस्ट्रेंट्स को इग्नोर कर देते हैं और इसको एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सिंप्लेक्स मेथड से। तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स है, ठीक है, और ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट है। सबसे पहले क्या किया कि जो गुमोरी कटिंग प्लेन मेथड होता है उसके अंदर हमेशा ये मैक्सिमाइजेशन में रहता है, तो ये मैक्सिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम है, तो इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स देखे हमने, क्या ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है सिंप्लेक्स मेथड के लिए। सिंप्लेक्स मेथड में हमें पता है लेस देन इक्वल्स टू होती है इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स, हाँ, तो ये लेस देन इक्वल्स टू ही है, और नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट होता है, ठीक है, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है सिंप्लेक्स मेथड के, ठीक है। स्टेप 2 देखा हमने, अब स्लैक वेरिएबल्स ऐड करेंगे। कितने स्लैक वेरिएबल्स ऐड होते हैं, जितनी नंबर ऑफ इनइक्वालिटीज़ होती हैं उतने नंबर ऑफ स्लैक वेरिएबल्स ऐड होते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 3 इनइक्वालिटीज़ हैं, इसलिए 3 स्लैक वेरिएबल्स ऐड होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में हमने S1 स्लैक वेरिएबल ऐड कर दिया, सेकंड वाली के अंदर हमने S2 ऐड कर दिया, थर्ड वाली में S3 ऐड कर दिया, इसलिए 1 रखा है इसका कोफिशिएंट, और बाकी स्लैक वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशिएंट रहेंगे वो 0 रहेंगे। और यही तीनों स्लैक वेरिएबल्स जो हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर भी जाएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, 4x1 6x2 2x3, ये तो एज इट इज़ है, प्लस 0s1 0s2 0s3, ये तीनों स्लैक वेरिएबल्स भी ऐड कर दिया हमने। इनकी कॉस्ट 0 रहेगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। थर्ड स्टेप क्या रहता है सिंप्लेक्स में कि हमें टेबल बनानी होती है। टेबल कैसे बनती है, देखो यहाँ पे एक्स भी दिया हुआ है, एक्स भी जो है वो जितने भी स्लैक वेरिएबल्स एडेड हैं हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वो आएंगे। कितने, 3 ऐड किए थे, S1 S2 S3, इसलिए S1 S2 S3 लिख दिया। फिर बी क्या है, RHS में वैल्यू इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स के, तो S1 कहाँ पे, इस वाली में ऐड हुआ है, इसके अंदर क्या है, RHS में वैल्यू 5, इसलिए 5। S2 कहाँ पे, ये रहा, इसके क्या है 5, इसलिए यहाँ 5। S3 यहाँ पे 5, तो ये तीनों तो 5 ही हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे सी बी देखो, सी बी जो है वो इन स्लैक वेरिएबल्स की कॉस्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या है वो आएगी। तो S1 की कॉस्ट क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0, S2 की भी 0, S3 की भी 0, तो यहाँ तो 0 0 0 आ गए।
फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो यहाँ पर इस रो में आएंगे। यहाँ पे क्या x1 x2 x3 s1 s2 s3, तो ये 6 वेरिएबल्स यहाँ पे आ गए। फिर इनकी कॉस्ट इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स में क्या है, जैसे कि x1 की फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट में क्या है कॉस्ट 4, s2 की क्या है -4 और s1 की है 1, तो 4 -4 और s1 की 1, और बाकी और वेरिएबल्स की या तो 0 या शो ही नहीं हो रहे, तो 0 0 0 ये यहाँ पे 0 आ गए इस तरह से। इसी तरह से ये हम s2 ये वाली टेबल फिल कर लेंगे यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, हम ZJ कैलकुलेट करते हैं। ZJ कैसे निकलता है, CB और जो कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम के लिए हम निकाल रहे हैं वो उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है। जैसे कि देखो यहाँ पहले वाले ये वाला 0 कैसे आया है, इसको 0 × 4 0 × 4 प्लस 0 × -1 0 × -1 प्लस 0 × -1 प्लस 0 × -1। अब यहाँ तो 0 0 0 है तो इसका ऑलरेडी 0 ही आ जाएगा, इसलिए यहाँ 0 आया। अब यहाँ पे एक्चुअली ये तीनों 0 हैं, तो किसी से भी मल्टीप्लाई करके निकालो, इसको इससे फिर इसको इससे फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया फिर ऐड किया तो 0, तो यहाँ 0 है इसलिए 0 ही आएगा। तो ZJ सारे 0 आएंगे फिलहाल। CJ क्या होते हैं, CJ जो इन वेरिएबल्स की ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कॉस्ट है वो रहती है। जैसे x1 की कॉस्ट क्या है 4, x2 की है 6, x3 की 2, तो 4 6 2 4 6 2, और स्लैक वेरिएबल्स तीनों इनकी कॉस्ट क्या है 0, तो इसलिए यहाँ 0 0 0 आ गया। फिर हम कैलकुलेट करते हैं ZJ - CJ। ZJ - CJ मतलब 0 -4 0 -6, तो ये ZJ - CJ आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, नेक्स्ट स्टेप में हम चेक करते हैं ऑप्टिमैलिटी, मतलब अगर ZJ - CJ के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है और B के अंदर भी कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल चुका है। लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, तो अभी हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन हमें नहीं मिला, तो इसलिए हमें अब की रो और निकालना पड़ेगा नेक्स्ट टेबल में। तो हमें जो ZJ ये वाली टेबल हमने एज इट इज़ कॉपी की है, यहाँ पे एक मिनिमम रेशियो का कॉलम ऐड हुआ है बस। तो इसके अंदर जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होगी ZJ - CJ के अंदर वो तो होगी हमारी की रो, ये हमें मिल गया की रो। अब की रो के थ्रू हम मिनिमम रेशियो कैलकुलेट करते हैं। कैसे होगा, B डिवाइडेड बाय जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा की रो का वो, मतलब 5/-4 5/6 5/1 ये यहाँ पर आया, उससे हमने मिनिमम रेशियो निकाल लिया। मिनिमम रेशियो के अंदर क्या होगा, जो स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू होती है वो हमें देती है की कॉलम, मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 जो कि वो हमें देगी की कॉलम, तो ये आ गया हमारा की कॉलम। अब की कॉलम और की रो के जो इंटरसेक्शन से एलिमेंट मिलता है वो होता है हमारा की एलिमेंट, और की रो से हमें मिलता है एंटरिंग वेरिएबल और की कॉलम से मिलता है हमें आउटगोइंग वेरिएबल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमें नई टेबल बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो एलिमेंट 6 है इसकी जगह हमें लेकर आना होगा 1 लेकर आने के लिए हम इस पूरी रो को अगर डिवाइड कर दें 6 से तो 6/6 तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो हम इस वाली रो को डिवाइड करेंगे 6 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ये वाली टेबल एज इट इज़ बना ली, ये वैल्यूज़ लिख दी, ये वाला अभी लिखना मत। ठीक है, तो यहाँ पे एंटरिंग वेरिएबल कौन सा था x2, s2 की जगह x2 आएगा, तो यहाँ पे देखो x2 आ गया। x2 के अंदर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कॉस्ट क्या है x2 की कॉस्ट है 6, इसलिए हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। ठीक है, अब इस रो को हमने पूरी रो को डिवाइड किया है 6 से, तो 5/6 -1/6 6/6 1 होता है, 0 डिवाइडेड बाई 6 0 ही रहेगा, 0/6 0 1/6 यहाँ पे 1 इसलिए 1/6 और 0, तो ये वाली रो तो हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, जो की रो के अंदर की एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 0 बनाना होता है, मतलब यहाँ पे भी 0 लाना है, यहाँ पे भी 0 लाना है। तो यहाँ -4 की जगह 0 आना चाहिए, यहाँ 1 की जगह 0 आना चाहिए। तो देखो यहाँ तो 1 आया, यहाँ 0 और यहाँ 0 आया है। ये 0 कैसे लेकर आए हैं, उसके लिए फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला होता है ओल्ड रो माइनस कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होता है इनटू न्यू रो। तो ओल्ड रो क्या है हमारी, ये वाली ओल्ड रो है, इस वाली रो के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे हमें 0 बनाना है। ओके, तो ये ओल्ड रो हो गई। हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, यहाँ पे देखो जो की रो थी हमारी, ये की रो है राइट, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा वो -4 है यहाँ पे, तो ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इनटू न्यू रो। न्यू रो क्या है, अभी जो हमने ये जनरेट की थी ये हमारी न्यू रो है। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करके देखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट बी के लिए देखें तो ओल्ड रो में क्या है, यहाँ पे 5 माइनस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है -4, तो -4 इनटू न्यू रो में क्या है, न्यू रो में है हमारे पास में 5/6
5/6। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करके देख लेना, इससे आएगा 23/5। तो यहाँ पे आ गया ये 23/5। नेक्स्ट x1 के लिए के लिए देखते हैं, यहाँ पे क्या है 4 माइनस ओल्ड रो में है 4 माइनस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है -4 इंटू न्यू रो में क्या है x1 की जगह पर न्यू रो में -1/6 तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10/3। तो इसलिए यहाँ पे 10/3 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे x2 के लिए देखें तो यहाँ पे ओल्ड रो में -4 माइनस जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है -4 ही है, तो ये -4 इंटू न्यू रो में क्या है यहाँ पे 1 है तो 1। तो इसको कैलकुलेट किया तो क्या आया 0। तो यहाँ पे 0 आ गया, हमें 0 लेकर आना था, यहाँ 0 आ गया। तो इस तरीके से हम इस वाली रो के सारे एलिमेंट्स के लिए कैलकुलेट कर लेंगे और इसी तरीके से थर्ड वाली रो के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे। थर्ड रो के लिए करेंगे तब ओल्ड रो ये बन जाएगी। ठीक है, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारा वही की एलिमेंट के यहाँ पे ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बन जाएगा। तो ये आ गया। उसके बाद में अब ये वाली टेबल हमने जनरेट कर ली। अब इसमें वापस से ZJ कैलकुलेट करेंगे। ZJ कैसे कैलकुलेट होता था, CB और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट B का, मतलब पहले वाला देखते हैं ये -1 कैसे आया, सॉरी ZJ कैलकुलेट होता है CB और जो भी वेरिएबल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो यहाँ पे -1 कैसे आया देखते हैं, 0 इंटू 10/3 प्लस 6 इंटू -1/6 ये हो गया, प्लस 0 इंटू -5/6 प्लस 0 इंटू -5/6। इसको कैलकुलेट किया तो यहाँ तो ये तो 0 ही रहेगा, ये भी 0 रहेगा, तो 0 प्लस यहाँ पे 6 से 6 चला गया, -1 बचा, -1 यहाँ पे 0, तो हमारे पास क्या है -1, तो ये -1 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से एक और देखते हैं हम, यहाँ पे 6 कैसे आ रहा है, 0 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, तो 0 प्लस 6 प्लस 0, तो यहाँ पे 6 आया गया है इसलिए। तो इस तरह से ZJ कैलकुलेट करते हैं। ZJ आ गया। CJ वही ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो वेरिएबल्स की कॉस्ट होती है वो, तो CJ से हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स वाली कॉस्ट लिख दी, वही 462,0,0,0। ठीक है, फिर ZJ माइनस CJ कैलकुलेट किया। फिर वापस हम ऑप्टिमैलिटी चेक करेंगे। ऑप्टिमैलिटी कैसे चेक करते थे, अगर सारे ZJ माइनस CJ अगर पॉजिटिव हैं और सारे B पॉजिटिव हैं तो हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है इसलिए ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं आया है। ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं आया होगा तो हम क्या करेंगे, की रो निकालेंगे, फिर उसके बाद मिनिमम रेशियो करेंगे। देखो ये स्टेप 6 में हमारी टेबल T3 ये रही, ये बना दी हमने वापस। इससे T4 कैसे, वही चेक ऑप्टिमैलिटी चेक की, ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं आया है तो हमने देखा की रो, जो मोस्ट नेगेटिव होता है ZJ माइनस CJ के अंदर वो हमें की रो देता है, तो यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव -5 है इसलिए ये हमारी हो गई की रो। ठीक है, की रो से हेल्प से हमने मिनिमम रेशियो निकाला। कैसे निकालते थे, B डिवाइडेड बाय कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ की रो, मतलब 25/3 डिवाइडेड बाय 10/3, तो उससे ये आया। फिर इससे इसको डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड किया तो ये आया। तो इससे मिनिमम रेशियो निकल गया। मिनिमम रेशियो से हमें क्या मिलता था, जो स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू होती है वो होती है हमारी की कॉलम। तो यहाँ पे हमारी की कॉलम आ गया। इन दोनों की रो और की कॉलम के इंटरसेक्शन से हमें क्या मिलता है, की एलिमेंट मिल गया हमें। और की रो से हमें क्या मिलता है, एंटरिंग वेरिएबल मिलता है, और की कॉलम से हमें क्या मिलता है, आउटगोइंग वेरिएबल मिलता है। ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई। तो अब हमें नेक्स्ट टेबल बनानी पड़ेगी। सो न्यू टेबल के अंदर क्या आएगा, T5 के अंदर हमारा एंटरिंग वेरिएबल क्या है x1 और आउटगोइंग है S1, तो x1 आ जाएगा S1 की जगह पर। और x1 की जो कॉस्ट है वो क्या है, x1 की कॉस्ट देखो, ये रहा x1, उसकी कॉस्ट यहाँ पे 4, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर जो है 4 है उसकी कॉस्ट, इसलिए यहाँ पे 4 लिख दिया। देन यहाँ पे क्या बनाना है, अब x1 में ये की एलिमेंट है, हमें क्या करना होता है, की एलिमेंट की जगह बनाना होता है 1। तो हम इस पूरी रो को मल्टीप्लाई करते हैं 3/10 से, तो ये बन जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। और जो यहाँ पे तो हमें 1 बनाना है क्योंकि की एलिमेंट है, और की एलिमेंट के अंदर की रो के अंदर जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं की एलिमेंट के अलावा वहाँ 0 बनाना होता है, तो यहाँ पे और यहाँ पे 0 बनेगा। तो इस वाली रो को तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3/10 से, तो हमारे पास यहाँ 1 आ जाएगा पूरी रो को मल्टीप्लाई करने पे। और यहाँ पे और इस वाली रो में वही वाला फॉर्मूला लगेगा वापस। क्या था फॉर्मूला, ओल्ड रो माइनस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इस वाली रो का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 1/6 इंटू न्यू रो। न्यू रो कौन सी है हमारी, ये वाली जो x1 वाली ये आई है
ये हमारी है न्यू रो। ठीक है, वैसे ही इस वाली रो के लिए भी बनेगा, यही फॉर्मूला लगेगा। ओल्ड माइनस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 5/6 इंटू न्यू रो। तो इसे कैलकुलेट कर लेना। अगर फ्रेंड्स आपको सिंप्लेक्स मेथड नहीं आता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में सिंप्लेक्स मेथड का ऊपर जो मैंने लेक्चर बना रखा है वो मिल जाएगा, और आई टैब में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख लेना, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है उसे। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोग अपडेटेड रह सको जो भी आगे कंटेंट आएगा उससे। हमारे पास टेबल T5 ये आई थी। अब इसके अंदर हम देखते हैं ऑप्टिमैलिटी। तो यहाँ ZJ माइनस CJ में अभी नहीं भी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, तो ऑप्टिमल टेबल हमें नहीं मिली है। तो हमें फिर से नई टेबल जनरेट करनी पड़ेगी। ठीक है, नई टेबल कैसे जनरेट करेंगे? ये टेबल एज इट इज़ हमने यहाँ पे कॉपी की है और मिनिमम रेशियो का कॉलम ऐड किया है। वही मोस्ट नेगेटिव वैल्यू जो होगी वो हमारी की कॉलम कहलाएगी, सॉरी की रो कहलाएगी। ये आ गया हमारा की रो की हेल्प से, और बी से हम निकालेंगे मिनिमम रेशियो आ जाएगा हमारे पास। मिनिमम रेशियो में जो मोस्ट स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू होगी वो हमें देगी की कॉलम। ये हमारे पास की कॉलम आ गया। की रो और की कॉलम की हेल्प से हमारे पास की एलिमेंट आ जाएगा, और की रो की हेल्प से हमें मिलेगा एंटरिंग वेरिएबल, और की कॉलम की हेल्प से हमें मिलेगा आउटगोइंग वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब हम इसे नई टेबल जनरेट करते हैं। तो हमारा ये टेबल के अंदर एंटरिंग वेरिएबल कौन सा है? x3। कहाँ पे आएगा? s3 की जगह पर। तो s3 की जगह पर हमने x3 लिख दिया। और इसकी कॉस्ट क्या है? x3 की कॉस्ट है ये 2 CJ के अंदर, तो इसलिए यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना होता था कि जो एलिमेंट होता था उसको 1 बनाना होता था, और की रो के अंदर सारे एलिमेंट्स को 0 बनाना होता है एक्सेप्ट की एलिमेंट के। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो ये तो 1 बनाने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कॉपी पेस्ट एज इट इज़ हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये 0 और ये 0 बनाना है, यहाँ पे ऑलरेडी 0 0 ही है, तो इसलिए ये भी एज इट इज़ कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट उसके अंदर क्या करेंगे? ZJ कैलकुलेट करेंगे। ZJ कैसे निकलता था ये 4 निकाल के बताते हैं। जैसे कि कैसे होगा? CB इंटू 4 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 0 प्लस ये रहा 2 इंटू 0 तो 4 प्लस 0 प्लस 0, तो इसलिए यहाँ पे 4 आ गया। तो इस तरीके से वैसे ही आगे के लिए कैलकुलेट किया तो हमने यहाँ पे 6 कैसे आया? 4 इंटू 0 6 इंटू 1 6, 2 इंटू 0, तो यहाँ से हमारे पास आया 6, इसलिए यहाँ 6 आया। इस तरीके से ZJ कैलकुलेट कर लिया। CJ हमें पता है वही ऑब्जेक्ट वैल्यूज़ जो रहती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर, वेरिएबल्स की जो कॉस्ट होती है वो यहाँ पे लिख दी हमने। ZJ माइनस CJ निकाला हमने, और वापस से ऑप्टिमैलिटी टेस्ट की। अब इस केस में ऑप्टिमैलिटी रीच हो चुकी है। देखो यहाँ पे ZJ माइनस CJ में एक भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, और B के अंदर भी एक भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है। दैट मीन्स ऑप्टिमैलिटी रीच हो चुकी है। लेकिन हमें क्या बोला था? हमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया, लेकिन ये इंटीजर ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। देखना, ध्यान रखना, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है ये, इंटीजर ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ था कि x1 और x3 जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ देखो x1 और x3 जो है वो इंटीजर्स नहीं है, ये तो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ है। x1 की वैल्यू है 5/2 और x3 की वैल्यू है 25/4। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन रहता है जिसके अंदर हमें इंटीजर ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए, तो उसमें करते क्या है? एक बार गुमोरी के हम स्टेप्स देखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या रहता है कि मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम उसको इक्वलेंट मैक्सिमाइजेशन IPP प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना होता है, लेकिन हमारी तो ऑलरेडी मैक्सिमाइजेशन वाली ही है प्रॉब्लम, तो इसे ज़रूरत नहीं पड़ी हमें करने की। स्टेप 2 में क्या रहता है? स्टेप 2 के अंदर हम अगर है ना, जैसे आपकी सारी इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल्स टू वाले हैं तो सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व कर लेना। अगर उसके अंदर ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाली इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स भी हैं तो बिग एम मेथड से सॉल्व कर लेना। मैं नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, ये जो इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स है उनकी बात कर रही हूँ। देखो हमारे पास सारे लेस देन इक्वल्स टू वाले हैं, इसलिए हमने सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व किया था। स्टेप 3 क्या रहता है? इंटीग्रिटी चेक करनी होती है। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमारे जो x3 और x1 है, x1 x3 जो है वो इंटीजर्स हैं, लेकिन हमारे पास एक्चुअली वो फ्रैक्शन में रहे, तो ऑप्टिमल इंटीजर ऑप्टिमल सॉल्यूशन अभी तक हमारा फाउंड नहीं हुआ है। अगर इस पॉइंट पे इंटीजर ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाता तो हमें फाइनल रिजल्ट यहीं से आ जाता, लेकिन नहीं मिल रहा, इसलिए हम गुमोरी के स्टेप 4 को और स्टेप 5 को एग्जीक्यूट करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ तक आ गया था, ये वाली टेबल आई थी लास्ट हमारे पास। ठीक है, तो x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 5/2 और x3 की वैल्यू आई है 25/4। इनको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। सबसे पहले फ्रैक्शन में लिखा तो
2+1/2 लिख सकते हैं इसको, और 6+1/4 लिख सकते हैं इन्हें, ठीक है। अगर इसको देखो सिंप्लीफाई करोगे तो 6+1/4 को सिंप्लीफाई किया तो 4 6 24 +1/4, तो ये 25/4 आया। तो इस तरीके से हम इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया, फिर इनका मैक्सिमम निकाला, फ्रैक्शनल पार्ट्स का मैक्सिमम निकाला। तो 1/2 और 1/4 में कौन है मैक्सिमम? 1/2 मैक्सिमम है, ठीक है। 1/2 को किससे कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है? 1/2 कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है x1 से। तो ये जो फर्स्ट रो हो गई हमारी वो सोर्स रो हो गई, ठीक है। सबसे पहले क्या किया हमने, इनका फ्रैक्शन और इंटीजर पार्ट अलग किया, उसमें से फ्रैक्शन पार्ट्स का मैक्सिमाइजेशन निकाला, उस फ्रैक्शन पार्ट के मैक्सिमाइजेशन से हमने सोर्स रो निकाली, सोर्स रो आ गई। सोर्स रो के लिए फिर हमने लिखा, सोर्स रो के लिए क्या है, RHS में 5/2, तो 5/2 इजिकल्स टू 1x1 1x1 0x2 0x2 0x3 0x3 3/10 S1 3/10 S1 1/5 S2 1/5 S2 0s3 0s3, ये लिख दिया हमने सारा। 5/2 को हम लिख सकते हैं 2+1/2 2+1/2 लिख दिया हमने, इजिकल्स टू 1x1 0 वाले पार्ट्स हटा देना, बाकी एज इट इज लिख देना। अब इसके अंदर स्टेप 5 यहाँ पे लगता है, देखो स्टेप 5 ये है। स्टेप 5 क्या बोल रहा है कि जो इसके अंदर जितने भी इंटीजर पार्ट्स हैं वो पॉजिटिव रहने चाहिए। तो इंटीजर पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट्स जो हैं वो सारे पॉजिटिव होने चाहिए। तो यहाँ ऑलरेडी देख लो, ये तो पॉजिटिव ही है 3/10, और 1/5 भी ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये पॉजिटिव नहीं होते तो हम -1 से -1 प्लस जो भी फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको उस तरह से लिखते हैं। तो अभी तो इंटीजर ही है इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। अब इनके फ्रैक्शनल पार्ट्स को कंसिडर करना है। यहाँ पे कौन कौन से फ्रैक्शनल पार्ट इस साइड में, 3/10 और 1/5। तो 3/10 1/5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन लगेगा, यहाँ पे 1/2 है RHS में, तो यहाँ 1/2 आ गया। अभी ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाली इनइक्वालिटी इसको हम लेस देन इक्वल्स टू वाली में कन्वर्ट करेंगे। तो -1 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिया। अब हमें जब इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स को इक्वालिटी कंस्ट्रेंट में कन्वर्ट करना होता था तो हम क्या ऐड करते थे, स्लैक वेरिएबल्स या सरप्लस वेरिएबल, जो भी इक्वेशन की डिमांड होती थी। इसलिए यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे गुमोरी स्लैक। तो यहाँ पे +G1 एक गुमोरी स्लैक ऐड किया हमने, इज इक्वल्स टू का साइन आ गया -1/2। अब ये वाली जो ये कंस्ट्रेंट आया हमारे पास में, अब इसको हम इस टेबल के अंदर ऐड करेंगे। तो ये टेबल तो एज इट इज लिख ली, यहाँ x1 x2 x3 x1 x2 x3। अब इसके आगे हम ये गुमोरी स्लैक लगा देंगे G1। गुमोरी स्लैक की वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या रहेगी, 0 है ही नहीं, वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता था वहाँ पे, तो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। इसके RHS में क्या है, -1/2 आ गया। यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, S1 S2 और G1 खुद, तो बाकी सारे 0 हो जाएंगे। S1 पे आया -3/10, S2 पे आया -5/1/5 और G1 पे 1। ये टेबल बन गई हमारे पास में। अब ZJ कैलकुलेट किया, ZJ -CJ निकाला। ZJ - CJ जो सारे हैं वो नॉन नेगेटिव है, लेकिन हमारे पास RHS में नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए अब हम इसको डुअल सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। जब हमारे पास यहाँ पे सारी पॉजिटिव वैल्यू रहती है लेकिन यहाँ नेगेटिव वैल्यूज़ होती है, तो हम कौन सा लगाएंगे मेथड, डुअल सिंप्लेक्स मेथड। डुअल सिंप्लेक्स मेथड में क्या रहता है कि जो RHS में मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होती है वो देती है हमें की कॉलम और आउटगोइंग वेरिएबल। तो G1 हो गया हमारा आउटगोइंग वेरिएबल और ये हो गया हमारा की कॉलम, ठीक है। अब जब हम सिंप्लेक्स मेथड लगाते थे तब हम मिनिमम रेशियो निकालते थे। अब हम डुअल सिंप्लेक्स मेथड देख रहे हैं इसलिए हम मैक्सिमम रेशियो निकालेंगे। मैक्सिमम रेशियो ZJ - CJ अपॉन G, और G जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, सॉरी। तो हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ को ही देखेंगे। तो यहाँ पे S1 और S2 की वैल्यू नेगेटिव है इस वाले रो में, ठीक है। तो ZJ - CJ S1 के लिए क्या है 2, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा, और S2 के लिए भी 2 है, यहाँ पे भी 2 आ गया। S1 के लिए G की वैल्यू के -3/10 S2 के लिए -1/5 1/5। इनको सॉल्व किया तो -20/3 और यहाँ पे ये माइनस का 10 आएगा, ओके -10। अब इनमें से जो मैक्सिमम कौन सा है, -20/3, तो इसलिए -20/3 आ गया यहाँ पे। और -20/3 किससे कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, इससे S1 से कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये हमारा हो गया S1 एंटरिंग वेरिएबल, और ये हो गया हमारा की रो। और की रो और की कॉलम के इंटरसेक्शन से क्या मिलता है हमें, की एलिमेंट। फ्रेंड्स, अगर आपको डुअल सिंप्लेक्स मेथड नहीं आता तो मैंने इस पे लेक्चर बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख लेना। एकदम अच्छे से क्लियरली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको समझ आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे की रो, की कॉलम और ये की एलिमेंट मिल गया। अब हमारे पास क्या करना था हमें, की एलिमेंट की प्लेस पे हमें 1 बनाना है और की रो के अंदर सारे एलिमेंट्स को 0 बनाना है एक्सेप्ट की एलिमेंट। तो देखो हमारे पास लास्ट टेबल क्या आई थी, ये आई थी लास्ट टेबल T8, इससे हमने ये टेबल T9 जनरेट की। तो हमारा एंटरिंग वेरिएबल कौन सा था, S1 G1 की प्लेस पे। तो G1 की प्लेस पे S1 लिख दिया। S1 की कॉस्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर 0, इसलिए यहाँ पे 0 आ गया।
अब ये वाली पूरी इक्वेशन के अंदर हमें यहाँ पे की एलिमेंट की जगह 1 बनाना था, तो -3/10 की जगह अगर मुझे 1 बनाना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ -10/3 से, तो 1 आ जाएगा। इसलिए हमने इस पूरी इक्वेशन इस पूरी रो को -10/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये रो आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए इससे 1 आ गया, और बाकी सारे 0 0 0 बनाने थे, यहाँ 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 तीनों में 0 बनाना था। तो यहाँ कैसे बनेगा 0? वही वाला पहले की तरह हम फॉर्मूला लगाएंगे, ओल्ड रो माइनस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इंटू न्यू रो। एक करके बताती हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे 2 है, सॉरी यहाँ पे ओल्ड रो, ये हमारी ओल्ड रो है, ठीक है, और यहाँ न्यू रो कौन सी है? ये वाली हमारी न्यू है। तो ओल्ड रो में क्या दिया हुआ है? 5/2, ठीक है, माइनस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है? की रो के अंदर ये वाला एलिमेंट है, ठीक है, 3/10 इंटू जो न्यू रो है वो कौन सी है? ये वाली है, उसके अंदर बी की वैल्यू क्या है? 5/3, तो यहाँ 5/3। इसको इवेलुएट करेंगे तो क्या आएगा? 2, उससे यहाँ पे आया 2। तो इस तरीके से ओल्ड रो माइनस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इंटू न्यू रो से हमें ये वाले सारे मिल जाएंगे, रोज मिल जाएंगी। यहाँ तक ये टेबल कैलकुलेट हो गई। फिर ZJ निकाला। ZJ कैसे निकलता था? याद है ना? 4 × 2, 4 2 = 8 प्लस 6 × 7/6 इज 7। सॉरी बी वाला तो कैलकुलेट नहीं करना। 4 × 0 0 प्लस 6 × 1 6 प्लस 2 × 0 0 0 × 0 0, तो यहाँ पे आ गया 6। तो इस तरीके से कैलकुलेट होती थी ये ZJ। फिर ZJ माइनस CJ निकाला। अब ZJ माइनस CJ देखो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, नॉन नेगेटिव है, और ये भी सारे नॉन नेगेटिव, मतलब फिर से हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो मिल गया। पर क्या ये इंटीजर ऑप्टिमल सॉल्यूशन है? 6/1 तो x1 की वैल्यू तो इंटीजर है, लेकिन x3 की वैल्यू अभी भी फ्रैक्शन में, मतलब हमें अभी भी इंटीजर ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिला। तो हम फिर से स्टेप 4 गुमोरी वाला रिपीट करेंगे, जो हमने यहाँ पे सारा काम किया है वो वापस करेंगे। क्या करेंगे हम? x1 की वैल्यू 2 है, x3 की वैल्यू है 35/6, ठीक है। इनको हम इस तरीके से फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 + 0/1, और 35/6 को इस तरह से लिख सकते हैं। अब इन दोनों के फ्रैक्शन पार्ट के अंदर मैक्सिमम कौन सा आ रहा है? 5/6 आ रहा है। 5/6 किससे कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? इस x3 वाली रो से, थर्ड रो से। तो हमारी सोर्स रो हो गई थर्ड रो, ठीक है। सोर्स रो से हमने इसकी वैल्यूज़ निकाली, तो 35/6 = 0x1 प्लस 0x2 प्लस 1x3 प्लस 0s1 माइनस 1/6s2, ठीक है। ये इस तरह से ये वाला पूरा निकाल लिया। अब इसको 35/6 को हम लिख सकते हैं 5 + 5/6, तो हमने 5 + 5/6 लिख दिया। अब यहाँ पे वही स्टेप 5 गुमोरी का। स्टेप 5 क्या था? कि जो स्टेप 5 जब हम सोर्स से लिख लेते हैं उसके बाद देखते हैं हम ये चीज़ कि जितने भी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे लेकिन -1/6s2 आ रहा है, तो ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो नेगेटिव है, नेगेटिव होनी नहीं चाहिए। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको हम इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट में अलग करके लिखेंगे। देखो -1/6s2 को मैं लिख सकती हूँ -1 + 5/6, ठीक है। अगर मैं इस तरह से लिखूँगी तो ये -1/6s2 ही आएगा इसका सोल्यूशन। तो इस तरह से हम इसको ब्रेक कर देंगे ताकि हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो पॉजिटिव आ जाए। तो 5 + 5/6 = 1x3 एज इट इज़ आ गया, या -1s2 + 5/6s2 + 1s3 + 5/6g1। जब हम इस तरीके से ब्रेक कर रहे होते हैं ना, तो ये मोस्टली जो ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो RHS के अंदर जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसके बराबर ही होता है। चेंज अलग भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली यही रहता है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। अब इससे क्या करेंगे हम? गुमोरी वाला इंट्रोड्यूस करना है, तो हम सारे फ्रैक्शनल पार्ट्स को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा है? 5/6s2 5/6s2 + 5/6g1 5/6g1, और RHS में कौन सा आएगा? 5/6, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला कंस्टेंट लगेगा। अब इसको हमें लेस देन इक्वल्स टू में कन्वर्ट करना है, तो हम इस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको इनइक्वालिटी कंस्टेंट को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम गुमोरी कांस्टेंट एक ऐड करेंगे, और यहाँ पे आ गया G2 ऐड कर दिया हमने, ये गुमोरी स्लैग। अब ये वाली जो इक्वेशन आई है इनइक्वालिटी का, ये इक्वालिटी, ये कंस्टेंट जो आया है हमारा, अब इसको हमें वापस से टेबल में इंट्रोड्यूस करना है। ये कंस्टेंट आया था, इसको टेबल में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये पूरी टेबल एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे एक कॉलम और रो ऐड कर दिए बस। यहाँ पे G2 की ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर कॉस्ट रहेगी 0, यहाँ -5/6, S2 में आया -5/6, G1 के अंदर 5/6 है तो -5/6 आ गया, और G2 1, ये आ गया, ये टेबल बन गई। उसके बाद में ये G2 एक्चुअली कहीं पे इनइक्वालिटी कंस्टेंट में था नहीं पहले, इसलिए इसकी सारे में कॉस्ट 0 0 0 आएगी, बस G2 के अंदर ये खुद 1 है, इसलिए यहाँ पे 1। फिर इस टेबल को अंदर हम ZJ निकालेंगे, ZJ निकाला, फिर ZJ माइनस CJ कैलकुलेट किया। अब देख लो यहाँ पे सारे जो है नॉन नेगेटिव हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी नेगेटिव वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, इसलिए हम इसको डुअल सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे।
डुअल सिंप्लेक्स मेथड से हमें जो मोस्ट नेगेटिव आता है इस वाले पार्ट में, वो हमारे को क्या मिलता है, उससे की कॉलम मिलता है। तो ये हमारा की कॉलम हो गया, और G2 हमारा हो गया आउटगोइंग वेरिएबल। फिर हम डुअल सिंप्लेक्स मेथड में मैक्सिमम रेशियो निकालते हैं, सिंप्लेक्स मेथड में हम मिनिमम रेशियो निकालते थे, याद है। अब डुअल सिंप्लेक्स मेथड इसलिए हम मैक्सिमम रेशियो निकालेंगे, और मैक्सिमम रेशियो के हेल्प से हमें मिलेगा इनकमिंग वेरिएबल। तो मैक्सिमम रेशियो का फॉर्मूला वही लगाया, जो भी नेगेटिव वैल्यूज़ हम वही कंसिडर करते हैं। इसलिए S2 के केस में जो ZJ माइनस CJ की वैल्यू है 2/3 और G1 के केस में है 20/3, इसलिए 20/3 -5/6 यहाँ से आया, -5/6 यहाँ से आया। इसको इवेलुएट किया, इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, -4/5। -4/5 किससे कॉरस्पॉन्ड कर रही है, S2 से। तो S2 हमारा हो गया एंटरिंग वेरिएबल, और ये हो गई हमारी की रो। ये ध्यान रखना, हम सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज़ को ही कंसिडर करते हैं। ये देखो, ये 1 यहाँ पॉजिटिव था, इसको हमने नहीं देखा है, सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज़ को कंसिडर किया है, ठीक है। तो की रो और की कॉलम के जो इंटरसेक्शन पे होता है, उससे हमें मिलता है की एलिमेंट। अब इससे हमें नई टेबल बनानी पड़ेगी। क्या करना होता है नई टेबल बनाने के लिए, देखो यहाँ पे हमारा एंटरिंग वेरिएबल था, G2 की जगह एंटरिंग वेरिएबल S2 आ गया। S2 की कॉस्ट क्या है, 0, तो 0 कर दी। की एलिमेंट की प्लेस पे हमें क्या चाहिए, 1, तो यहाँ पे इसलिए हमारा आ गया 1, ठीक है। और की रो के अंदर सारे एलिमेंट्स बनाने होते हैं 0 एक्सेप्ट की एलिमेंट। तो यहाँ तो ऑलरेडी 0 है फर्स्ट वाली रो में, तो वो तो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगी। बाकी ये तीनों के लिए हम वापस वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ओल्ड रो माइनस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इंटू न्यू रो, उससे ये वाली टेबल आ जाएगी। ये टेबल आ गई। उसके बाद ZJ का इवेलुएट किया, ZJ निकाला, फिर ZJ माइनस CJ। अब देखो यहाँ पे ZJ माइनस CJ सारे नॉन नेगेटिव हैं, और B भी सारे नॉन नेगेटिव हैं, ठीक है। ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया। क्या ये इंटीजर ऑप्टिमल सोल्यूशन है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था x1 और x3 की वैल्यूज़ जो है वो इंटीजर होनी चाहिए। तो x1 की वैल्यू है 2 और x3 की वैल्यू 6, दोनों इंटीजर वैल्यूज़ हैं, तो ठीक है, हमारे पास इंटीजर ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया है। कहाँ पे आया, x1 की वैल्यू इज इक्वल्स टू 2, x2 की वैल्यू है 1 और x3 की वैल्यू है 6, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को हम हमारा जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसके अंदर डाला, तो मैक्सिमम z की वैल्यू आ गई 26। तो फाइनली हमें हमारा आंसर मिल गया, इंटीजर ऑप्टिमल सोल्यूशन इस पॉइंट पर। इस वाले लेक्चर के अंदर हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लेना। अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेल कर देना इस मेल ID पे, इस सब्जेक्ट लाइन के साथ मैं आपको मेल पे प्रोवाइड करा दूंगी नोट्स। और फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं UGC नेट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस के अंदर जितनी भी यूनिट्स हैं उसके प्रॉपरली एकदम सीरीज वाइज आपको नोट्स और लेक्चर्स प्रोवाइड करा दूंगी। तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा रिवाइज़ करना भी। अगर आप मतलब एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो फ़ोन में आप जल्दी से स्पीड बढ़ाकर जल्दी देख लोगे, तब भी आपको समझ आ जाएगा, एक बार रिविजन भी हो जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप कंटेंट से अपडेटेड रह सको। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें।